अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 302 का लेक्चर 43 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 43 के अंदर हम कम्युनिकेशन फॉर द क्लासरूम टीचर की बात करेंगे। इसमें हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेट किस तरह किया जाता है एज अ क्लास टीचर। जब टीचर की कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन प्रोसेस के अंदर। अफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो टीचर की हेल्प करती है कि टीचर डिलीवर कर सके क्लियर इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेशंस और प्रेजेंटेशंस को। अब टीचर जब कम्युनिकेट कर रही है, वो हेल्प कर रही है, वो डिलीवर कर रही है इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स को, तो इससे होगा क्या कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, टास्क देख सकेंगे, एक्सपेक्टेशंस को उन्हें पता होगा, वो प्रमोट कर सकेंगे एंगेजमेंट को। कुछ स्ट्रेटजीज आपके सामने आती हैं जी। क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट। इसमें आप फॉस्टर करते हो सपोर्टिव और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर को, जहाँ पे स्टूडेंट फील करता है कंफर्टेबल, वो एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को। उसमें अब बच्चा जब थॉट्स और आइडियाज़ को डिस्कस कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो उसके अंदर जजमेंट का फियर नहीं होता। इनकरेज करता है ओपन डायलॉग्स को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ जाता है, एम्फसाइज करता है डाइवर्स ओपिनियन को, इनकरेज टीम वर्क। सेकेंड स्ट्रेटजी आपके पास आई जी, ये टीम वर्क को इनकरेज करता है, प्रमोट करता है कोलैबोरेशन को। अब ये जो कोलैबोरेशन हो रही होती है स्टूडेंट्स के दरमियान हो रही होती है, जिसके नतीजे में स्टूडेंट्स जो होते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। असाइन किया जाता है जी ग्रुप को टास्क। अब ये जो टास्क होते हैं ये एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को लेके चलते हैं। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनकरेज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है डोंट स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। अब टीचर से कहा गया कि वो क्लासरूम के फ्रंट पे खड़ी ना रहे, बल्कि वो मूव अराउंड करे, वो घूमे क्लास के अंदर, वो इंटरेक्ट करे स्टूडेंट के साथ। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि स्टूडेंट्स, जब टीचर जो होगी ना वो घूम रही होगी, तो स्टूडेंट्स के अंदर सेंस ऑफ कनेक्शन और एक्सेसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब क्लासरूम के अंदर जब टीचर घूम रही है तो स्टूडेंट्स आराम से एंगेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं। यूज एक्टिव लिसनिंग एक्सरसाइजिंग। अब देखिए इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज ऐसी होती है जो इन्हांस करती हैं एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करा रहे हो, उसके पार्टनर्स को लेके चल रहे हो स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस के अंदर, तो हो क्या कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो समराइज करेंगे एक दूसरे के आइडियाज को। एक और एक्सरसाइज आपके सामने आती है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लिसनिंग अटेंटिवली और पैराफ्रेज कर रहे होते हैं जो कुछ उन्होंने सुना होता है। पॉजिटिव फीडबैक आप प्रोवाइड करें। तो अभी तक हम जो स्ट्रेटजीज देख चुके हैं टीचर कम्युनिकेशन की, वो थी क्रिएट सेफ एनवायरनमेंट। तो हम रिकॉल कर लेते हैं। सेकंड थी इनकरेज टीम वर्क। थर्ड वन इज डोंट स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। फोर्थ वन इज यूज एक्टिव लिसनिंग एक्सरसाइज। और फिफ्थ वन इज प्रमोट पॉजिटिव फीडबैक। जब आप रेगुलरली एक्नॉलेज करते हो स्टूडेंट्स के एफर्ट और उनके अचीवमेंट को अप्रिशिएट कर रहे होते हो, तो हो क्या रहा होता है कि आप उन्हें एक स्पेसिफिक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हो। अब उस फीडबैक के अंदर आप क्या बताते हो स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ क्या है, इम्प्रूवमेंट कहाँ की है उसने। अब स्टूडेंट जो होता है वो उसे पता चलता है, ओके फाइन, मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, डिफरेंट आइडियाज़ को वो लेके आता है क्लास डिस्कशंस के अंदर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करती है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। याद रखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम के अंदर हो रही होती है उसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो रही होती है, जिसके नतीजे में आप स्टूडेंट्स को एक वैल्यू फीड करवाते हो, लाइक उससे वैल्यू फीड करवा रहे होते हो, उसे इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो। फर्दर आपके पास आता है कम्युनिकेशन क्लासरूम टीचर के अंदर। अब हम चलते हैं तो अब हम स्टाइल्स देखते हैं टीचर कम्युनिकेशन स्टाइल्स को। पहला आ गया वर्बल कम्युनिकेशन। टीचर्स क्लास में जब बोल रही होती है, इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही होती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, डिलीवर कर रही होती है लेक्चर्स को। अब ये सारा जो चीज़ें आ रही होती हैं ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ रही होती हैं। क्लासरूम डिस्कशंस हो गई,
एक्सप्लेनेशंस हो गई। टीचर जो होती है वो स्टूडेंट्स इंगेज होती है क्लासरूम डिस्कशंस को लेकर, हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर। अब सेकेंड फॉर्म आती है रिटन कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड टीचर जो हो रही होती है रिटन मटेरियल के थ्रू जब बच्चे से कम्युनिकेट कर रही है तो हम ऐसी चीज़ों को रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हैंड आउट हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, क्विजेज हो गए, एग्जाम हो गया, ये सारी होती हैं, ये रिटन फीडबैक होती हैं। थर्ड वन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टीचर जो होती है वो बॉडी लैंग्वेज को यूज करती है, फेशियल एक्सप्रेशन को लेके चल रही होती है। अब इसमें वो क्या कर रही होती है, कन्वे कर रही होती है इमोशंस को। नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं ये रीइंफोर्स करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को। अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो टीचर जब स्माइल करती है, लाइक बच्चे कोई प्रोजेक्ट आया उसके सामने टीचर स्माइल कर रही है तो बच्चा क्या होगा कि वो इनकरेज होगा, उसे समझ आएगी कि टीचर उसे एक्नॉलेज कर रही है, सो वो सपोर्ट फील करेगा। अब वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड यूज आ गया। टीचर जो होती है वो व्हाइट बोर्ड के ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, इलस्ट्रेट करती है अपने कॉन्सेप्ट्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है। इसी तरह हम देखें तो लेसन के दौरान जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो टीचर बच्चे को प्रोवाइड कर रही होती है ऑन व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। इसके बाद जो पर्सनल इंटरेक्शन, टीचर जो होती है वो एंगेज करती है वन ऑन वन या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जो कि स्टूडेंट्स को या किसी भी बच्चे को देखे तो उसके अटेंशन, गाइडेंस और सपोर्ट के लिए वो उन्हें इंटरेक्ट कर रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है। फिर जी क्रिएटिविटी इन क्लासरूम आ गया। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप क्रिएट करते हो मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू बच्चों को आप इंकरेज कर सकते हो। अब आप देखो कि याद रखो जो क्रिएटिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है इमेजिनेशन। जब आप इमेजिन करते हो तब ही आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स को कि उनकी जो इमेजिनेटिव थिंकिंग है वो इन्हांस हो सके। फॉर एग्जांपल टीचर कहती है स्टोरी टेलिंग हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, राइटिंग एक्सरसाइजेज हो गई। अब टीचर क्या करती है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ को इस तरह सेटअप करती है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो रेलेवेंट इंटरेस्टिंग चीज़ों को देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कनेक्ट किया जाता है रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ। वैल्यू क्रिएटिविटी एंड सेलिब्रेट एंड रिवॉर्ड इट। अब बच्चा जब कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है ना तो टीचर का क्या काम है उस क्रिएटिव वर्क को वैल्यू करे, उसे रिवॉर्ड दे, को रिमूव करे जी कंस्ट्रेंट को क्रिएटिंग से के अंदर से स्टूडेंट्स को स्पेस और फ्रेमवर्क दे जिसके थ्रू वो क्रिएट कर सके, क्रिएटिव बन सकें। ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना टीचर का काम है जो कि मिनिमाइज कर सके लिमिटेशन को और रिस्ट्रिक्शंस को क्रिएटिविटी पर। उन्हें फ्रीडम टीचर दे दे कि वो एक्सप्लोर कर सके आइडियाज़ को, रिस्क को आसानी से वो अटेम्प्ट कर सकें, उन्हें फेल होने का डर ना हो। अब अगर डर खत्म हो गया तो बच्चा अच्छे से चीज़ें क्रिएट कर सकता है। फिर जी फर्दर स्ट्रेटजीज में आ जाता है सेट टाइम असाइड फॉर जर्नलिंग। अब देखें जर्नलिंग जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर वो अपने एक्सप्रेस कर सकता है थॉट्स को, आइडियाज़ को, इमोशंस को। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन इंटरसेप्शंस की तरफ चलता है। अब देखिए क्रिएटिव जब बच्चा हो गया तो वो क्या करेगा, वो राइटिंग के थ्रू क्रिएटिविटी को शो करेगा, ड्राइंग के थ्रू करेगा और भी डिफरेंट टूल्स और होते हैं। टीचर काम होता है कि उन्हें बच्चों तक प्रोवाइड कर सके। फर्दर आपसे कुछ 3-4 आ जाते हैं। चलिए हम फर्दर देख लेते हैं। बिल्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आ गए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो होते हैं ये बहुत पावरफुल टूल हैं जिनके थ्रू आप आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो, स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हो। इसमें आप देखो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर एक टाइम एलोकेट किया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट जो होता है फ्रीली अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, दूसरों के सजेशंस को देखता है और उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करता है। ये प्रोसेस जो होता है ये इनकरेज करता है कोलैबोरेशन को, स्टिमुलेट करता है क्रिएटिविटी को। फिर जी आ जाता है इनकरेज रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। इसमें अगर हम देखें तो क्रिएटिविटी जो होती है वो स्टूडेंट्स की विल पर परफॉर्म करती है, या यूँ कह लें कि वो कितना रिस्क को ले सकता है उस बात पे डिपेंड करती है। लीव द क्लासरूम मोर ऑफन। जब स्टूडेंट ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं या उससे बाहर निकल आते हैं तो क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को एक न्यू एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें आप क्या करें, स्टूडेंट्स को लेके जाएं फील्ड ट्रिप्स पर, एक्सपेरिमेंट करवाएं, आउटडोर नेचर वॉक करवाएं जो कि इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सके, एक्सप्लोर कर सके, कनेक्ट कर सके दुनिया के साथ।
फिर जी आपके पास फर्दर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई दैट इज़ विजुअल लर्नर। अब हम स्टाइल्स के साथ लर्निंग स्टाइल्स को देखेंगे। हमने क्रिएटिविटी की बात की, हमने कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात की, अब हम देखते हैं लर्निंग स्टाइल। विजुअल लर्नर ये वो लोग होते हैं जो विजुअली चीज़ों को देख के सीखते हैं, जिसमें डायग्राम्स आ गई, चार्ट्स आ गई, इमेज आ गया। ऑडिटरी लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो सुनकर समझ बोलकर सीख लेते हैं, समझ जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो लेक्चर डिस्कशन को प्रेफर कर रहे होते हैं। इसमें ऑडियो मटेरियल्स को देखा जा रहा होता है, इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली दी जाती है। इसमें हम रीडिंग बच्चे जो होते हैं वो रीडिंग अलाउड करते हैं और ये उनके लिए बहुत अहम होता है। देन निमोनिक डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है ताकि वो रिमेंबर कर सकें इंफॉर्मेशन को। इसके बाद आ जाता है जी किनेस्थेटिक लर्नर। किनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं इन्हें टैक्टाइल लर्नर भी कहा जाता है। ये लर्न करते हैं बेस्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस और फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ। इसमें वो थ्राइव करते हैं कि वो एंगेज करते हैं एक्टिविटीज़ को, इन्वॉल्व हो जाते हैं फर्दर इसके अंदर। वो मूवमेंट, टच और मैनिपुलेशन की तरफ जाते हैं। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो रीडिंग राइटिंग लर्नर आ गया। रीडिंग राइटिंग लर्नर जो होता है वो प्रेफरेंस करता है रीडिंग और राइटिंग को। वो इस प्रोसेस अब इस प्रोसेस के थ्रू बच्चा जो होता है वो इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कुछ नहीं समझ आता मुझसे पता कर लें। फिर जी आपके पास आता है सोशल लर्नर। सोशल लर्नर जो होता है ये ग्रुप सेटिंग के अंदर आता है। इसमें हम इंटरेक्शंस को देखते हैं, बच्चा दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, उस इंटरेक्शन के थ्रू कोलैबोरेट करता है एक्टिविटीज़ को, उसके पास इंफॉर्मेशन न्यू आ जाती है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है लर्न स्टूडेंट जो होते हैं वो डिफरेंट अंदाज में लर्न करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस रेंज होती है इसमें यूज ऑफ वर्ड, नंबर और पिक्चर्स को किया जाता है। इसमें आप सोशल इंटरेक्शन को भी इम्पोर्टेंस देते हो, इंट्रोस्पेक्शंस को भी देखते हो, फिजिकल मूवमेंट दे रहे होते हो। इसमें हम देखें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है ये एम्पल करता है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ताकि आप ग्रुप वर्क कर सको। ग्रुप वर्क जो होता है वो कोलैबोरेट करवाता है स्टूडेंट्स को, वो यूनिक इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व करता है प्रॉब्लम और कंसेप्ट टास्क को। अब इसमें आपके पास ये इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई किया था गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर। हम थोड़ा देख लेते हैं गार्डनर की। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की हमने बात की ना, तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस था ना, इसे सबसे पहले जो लाया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड गार्डनर 1983 के अंदर। गार्डनर ने प्रपोज की थी ये थ्योरी जी अपनी बुक के अंदर जिसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर थ्योरी जो थी वो चैलेंज करती थी ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस को, जिसमें कहा जाता था कि हर एक का दिमाग एक ही लेवल पे चलता है। उसने चैलेंज किया, उसने आईक्यू टेस्ट की एबिलिटी को मेजर करवाया। उसने देखा कि इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी फेसेट होती है। इसमें हम देखें तो मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं और उस टाइप्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये लॉजिकल रीजनिंग की बात करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखती है, मैथमेटिकल एबिलिटीज को देखती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करती है प्रोफिशिएंसी को लैंग्वेज के अंदर। लिंग्विस्टिक आ गया तो ये लैंग्वेज की बात करेगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल याद रखिएगा, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दो डिफरेंट चीजें हैं। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो एबिलिटी है कि आप किस तरह किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हो, अफेक्ट करते हो दूसरों के साथ, और देन आप उससे वर्क करते हो। इसमें एम्पैथी आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, सोशल इंटरेक्शन आ गया। ऑन द अदर हैंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है ये सेल्फ अवेयरनेस, कि आपके अपने बारे में क्या ख्याल आते हैं, आप खुद को किस तरह सोचते हो, उसके बारे में बात करता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कुछ लोग होते हैं ना जो कि क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं म्यूजिक को। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है ये ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो म्यूजिक, उसके रिदम्स को, उसकी पिच को, मेलोडी को, उसके कंपोजिशंस को। इसमें स्पैटियल इंटेलिजेंस आ गया। इसमें अगर हम देखें तो विजुअल परसेप्शन आ गया, आपको स्पैटियल अवेयरनेस के बारे में पता चला। मेंटली मैनिपुलेट आपके पास एबिलिटी आ जाती है, आप दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हो। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस जो होता है ये फिजिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है। हमने किनेस्थेटिक के बारे में पढ़ा ना कि लर्नर कौन से होते हैं। अब हम बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें फिजिकल कोऑर्डिनेशन आ गया, कंट्रोल आ गया।
ये जो स्किल्स ऐसी लेके चलती है जो बॉडी मूवमेंट की बात करता है, जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गई। ड्यूटलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, इन्हें नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पता होता है। इसमें प्लांट्स, एनिमल, इकोसिस्टम की तरफ ये काफी रुझान रखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी ना, ये सजेस्ट करती थी कि इंटेलिजेंस जो है वो फिक्स नहीं है। अभी तक हमने देखा उसने फिक्स एंटिटी के बारे में बात नहीं की थी। उसने कहा था कि कलेक्शन है मुख्तलिफ कॉग्निटिव एबिलिटीज और इंटेलिजेंस की। अब उसकी जो बुक थी ना, उसमें उसने, हमने बुक का नाम रिकॉल कर लेते हैं, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें उसने मल्टीपल वे दिए थे जिसके थ्रू वो इंटेलिजेंट डिवाइड करता था। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।